नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम यूपीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम सप्ताह भर की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण वो खबरें लेकर आते हैं जो कि राज्य विशेष के संबंध में महत्वपूर्ण होती हैं, आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सप्ताह की वो महत्वपूर्ण खबरें बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में कौन सी है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, दो कथन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस बल में पूर्व अग्निवीरों को 15% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। दूसरा कथन है, साथ ही पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट भी दी गई है। अब ये दो प्रावधान है, हाल ही में इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या की गई है कि नहीं की गई है, आपको परीक्षण करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, जब पहले कथन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस बल में पूर्व अग्निवीरों को 15% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा नहीं की है, बल्कि ये प्रतिशत जो है वो 20% है। इस लिहाज से आपका पहला जो कथन है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन आपका सही है, अधिकतम आयु सीमा जो होगी उसमें 3 वर्षों की छूट दी गई है। तो इस लिहाज से आपका केवल दूसरा कथन सही है, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देखिए, यहां पर वही बात कही गई है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस बल में जो भी पद होंगे उनमें जो पूर्व अग्निवीर होंगे उनको 20% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकार उनकी भर्ती को और आसान बनाने के लिए उनको 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट भी देगी। ये योजना क्या है, तो आप जानते हैं अग्निवीर शब्द का अर्थ है कि अग्नि योद्धा, और ये एक नई सैन्य रैंक के रूप में सेना में इसको एक प्रोविजन के तहत शामिल किया गया। अब इसमें क्या होता है, जो नॉन कमीशन्ड जो ऑफिसर होंगे, कमीशन तो जो बड़े पद पर ऑफिसर होते हैं, नॉन कमीशन जितने भी होंगे उस पद पर ये लोग जा सकते हैं। उस रैंक से नीचे के जो पद होंगे, जैसे कि सैनिक, वायु सैनिक, जैसे एयरमैन होते हैं, नाविक होते हैं, सेलर होते हैं, भारतीय सशस्त्र बल में कमीशन प्राप्त अधिकारी ये लोग नहीं होते, नॉन कमीशन्ड होते हैं, तो इन पदों पर ये लोग जा सकते हैं। अब यहाँ पर इनकी भर्ती जो होती है वो 4 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, और इसके बाद इनको अधिकतम 25% तक हाई कमीशन वाले अगले 15 वर्षों के लिए उनको सेवा में लिया जा सकता है। अब यहाँ पर जो इनकी आयु होती है वो 17.5 वर्ष, 23 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी यहाँ पर इसके लिए, अग्निवीर के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर बाद में ये आयु बढ़ाई गई, अधिकतम आयु सीमा पहले 21 वर्ष थी, बाद में इसको बढ़ाकर क्या किया गया, 23 वर्ष किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि आईएसडीएस फाउंडेशन बैच दिनांक 9 जून को शाम 5 बजे से प्रारंभ हो रहा है। आरएएस फाउंडेशन बैच की बात करें तो 9 जून सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो रहा है। और वहीं पर करोल बाग शाखा की बात करें तो हिंदी माध्यम में जीएस फाउंडेशन बैच 30 मई सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो चुका है। और इसके बारे में विस्तार से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 8750187501 ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, विस्तार से क्वेरी कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक श्रद्धा समारोह आयोजित किया गया, और यहाँ पर श्रद्धा समारोह में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लाया गया था, और उसके बाद फिर से इसको प्रतिष्ठापित किया जाएगा, पुनः प्रतिष्ठापित किया जाएगा। कहाँ ले जाया जाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बोध गया, कुशीनगर, मूलगंध, कुटी विहार, सारनाथ या लुम्बिनी। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है विकल्प सी आपका, मूलगंध, कुटी विहार, सारनाथ में इसको ले जाया जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली है वहां पर एक श्रद्धा समारोह आयोजित किया गया। यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे, पवित्र अवशेषों को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोग, भक्तगण यहाँ पर एकत्र हुए। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मूलगंध कुटी विहार मंदिर है, वहां पर फिर से पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए यहाँ से चला जाएगा। अब देखिए, ये समारोह राष्ट्रीय संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी आईबीसी द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसको भी याद रखेंगे, किसने किसके सहयोग से हुआ, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, साथ ही संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। अब इन अवशेषों के बारे में देखिए तो ये अवशेष उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार से संबंधित है, और ये विहार जो है वो महाबोधि सोसाइटी द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना अंगारिका धर्मपाल ने की थी। और अवशेषों की खुदाई कब हुई, तो 1927 से 1931 के समय में नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश में एच लॉन्गहर्स्ट द्वारा, ये नाम याद रखिएगा, एच लॉन्गहर्स्ट ने खुदाई करवाई थी 1927 से 31 में। कहां पर करवाई थी, तो नागार्जुन कुंडा जो आंध्र प्रदेश में है, वहां पर से ये अवशेष पाए गए थे। और इन अवशेषों को फिर 27 दिसंबर 1932 को जो दयाराम साहनी जी थे, उन्होंने भारत के वायसराय की तरफ से
इसको क्या किया, महाबोधि सोसाइटी को सौंप दिया था और तब से ये उसके पास है। तो फिर से इस समारोह में अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद ये वहीं पर चले गए हैं, वहां पर इसको पुनर्स्थापित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बचपन डे केयर सेंटर को 26 और जनपदों में स्थापित करने की घोषणा की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अब क्या है? अब आपको बताना है कि जो बचपन डे केयर है, जो सेंटर्स हैं, इसको अगर 26 और जगह पर ओपन करने की बात की जा रही है तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प आपके सामने है, दिव्यांग बच्चों हेतु समावेशी और बहुआयामी सेवाएं प्रदान करना, जैसे शिक्षा हो गया, पुनर्वास, पहुंच, कौशल विकास। बी ऑप्शन है, आंगनबाड़ी सेवाओं का विस्तार करते हुए पोषण कार्यक्रम को सशक्त बनाना। सी है, बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में राज्य सरकार की नई रणनीति को लागू करना। या डी है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण प्राप्त बच्चों को आवासीय सुविधा देना। तो देखिए, ये जो संबंधित है बचपन डे केयर सेंटर है, ये बेसिकली किससे संबंधित है, तो दिव्यांग बच्चों से संबंधित है। विकल्प आपका ए सही होगा। यहाँ पर दिव्यांग बच्चों के लिए ही समावेशी और बहुआयामी सेवाएं, जैसे कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, उन तक पहुंच और कौशल विकास, ये सारी चीजों को सुनिश्चित करने के लिए चलाया जाता है। अब इसको 26 और जनपदों में फिलहाल स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है। अगर देखें बचपन डे केयर सेंटर के बारे में, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित ये विशेष सुविधाएं हैं, अर्थात यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ही ये सुविधाएं दिव्यांग बच्चों के लिए दी जाती हैं। और विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें प्रारंभिक रूप से ही पहले तो उनको उन तक पहुंच सुनिश्चित की जाए, उनकी देखभाल की जाए, शिक्षा या उनको सोशली कैसे ट्रेंड किया जाए, सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाए, ये सारी व्यवस्था की जाती है। इस इन जो भी ये केंद्र होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य ये होता है कि उनकी शुरुआती उम्र से ही, जब बच्चा इस तरह का अगर हो गया, उसको चिन्हित कर लिया गया, तो उसकी शुरुआती उम्र से ही उसको सहायता दी जाएगी, उसको ऐसा समावेशी वातावरण दिया जाएगा कि उसको यह अनुभूति न हो कि वो किसी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित है। तो साथ ही साथ इनके समग्र विकास को ये कदम जो है वो सुनिश्चित करेंगे, चाहे वो उनकी शिक्षा हो, चाहे सामाजिक रूप से उनके पलने बढ़ने की स्थितियां हो, वो इस तरह से समावेशी बनाई जाएंगी। वर्तमान में 25 जिलों में संचालित हो रहे हैं, जिसमें कि सभी जो संभागीय मुख्यालय होते हैं वहां पर, और 7 आकांक्षी जिले हैं। कौन कौन आकांक्षी जिले हैं? तो चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और चंदौली, ये ऐसे आकांक्षी जिले हैं जहां पर ये संचालित हो रहे हैं। 26 और जगहों के लिए घोषणा कर दी गई है। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आकांक्षी जिले से आप क्या समझते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्र को समर्पित ताप विद्युत परियोजना का नाम क्या है? देखिए, हाल ही में ये ताप विद्युत परियोजना जो है वो राष्ट्र को सौंपी गई है। चूंकि इसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में है, तो आपके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना, ओबरा ताप विद्युत परियोजना, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना या परीक्षा ताप विद्युत परियोजना? तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प इसका है सी, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, जिसकी स्थिति कहां पर है? कानपुर में है। अब देखिए, 30 मई 2025 को यह सौंप दिया गया है किसको? कानपुर में घाटमपुर में ताप विद्युत परियोजना की यूनिट 1 जो थी उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। घाटमपुर थर्मल पावर योजना की स्थापित क्षमता की अगर बात करेंगे तो लगभग 1980 मेगावाट है, जिसमें से कि 660 मेगावाट की 3 सुपर क्रिटिकल इकाइयां इसमें शामिल हैं। अब देखिए, शेष 2 इकाइयां जो हैं 2025-26 तक चालू हो जाएंगी। फिलहाल यूनिट 1 राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। अब ये परियोजना क्या है? तो नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड जो है, NUPPL है, उसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। और NLC इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसके बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो आप फिलहाल ये याद रखेंगे, एक तो इसकी स्थापित क्षमता कितनी है, फिलहाल ये कहां पर इसकी स्थिति है, तो कानपुर में स्थिति है घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना। आप अलग से भी इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, स्टेम रैंकिंग 2025 जारी की गई और स्टेम रैंकिंग 2025 में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कितने संस्थानों को टॉप 100 में स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहां पर विकल्प आपके सामने है 5, 6, 8 या 10। तो यहां उत्तर प्रदेश के सी विकल्प आपको सही होगा, क्योंकि 8 ऐसे संस्थान हैं जो कि जिनको की स्टेम रैंकिंग 2025 में रैंक प्राप्त हुई। अब ये क्या है? तो रैंकिंग जारी करने वाली एक संस्था है जिसका नाम ही है इंडिया स्टेम एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल, जो कि शिक्षा, शोध और साथ ही इस क्षेत्र में अगर आप कोई पेटेंट कराते हैं तो इन चीजों को देखते हुए वो आपको रैंक देती है। तो इंडिया स्टेम एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल जो है, ISERC, बेसिकली इसी के द्वारा ये स्टेम रैंकिंग जारी की जाती है। और फिलहाल इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 8 संस्थानों को जगह मिली है। अब ये क्या करती है? तो साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में और साथ साथ गणित के क्षेत्र में अगर कोई उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा रही है, रिसर्च किया जा रहा है, कोई इनोवेशन है,
कोई पेटेंट को बढ़ावा देने वाले अगर ऐसे संस्थान हैं तो इन संस्थानों को मान्यता देने का काम करेगा। इस रैंकिंग के हिसाब से वो उनको बताएगा कि हाँ, यहाँ पर फला संस्थान में इस क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, विज्ञान हो, गणित हो, बेहतर काम हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के 8 संस्थान टॉप 100 में फिलहाल शामिल हुए हैं, जिसमें कि बीएचयू जो है इसको स्थान कौन सा मिला है, 8वां स्थान मिला है। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद एमयू है, 14वां स्थान प्राप्त किया है। फिर आईटीबीएचयू जो है वो 23वां है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 42वां स्थान मिला है। इसी तरह से आगे मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो आईटी है 73वां स्थान प्राप्त हुआ है। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा 85वां, 86वां चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय को 95। तो ये विभिन्न रैंकिंग है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तांबे की प्राप्ति मुख्य रूप से किस क्षेत्र से होती है? विकल्प आपके सामने है, मिर्जापुर क्षेत्र से, सोनराई क्षेत्र, ललितपुर, चुर्क क्षेत्र, सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प क्या होगा? तो बी विकल्प आपका सही है, सोनराई क्षेत्र जो ललितपुर है वहां से। अब ललितपुर को मैप में आप देख लीजिए कहां पर स्थिति है इसकी, तो ये ललितपुर आपका डिस्ट्रिक्ट है। ललितपुर जिला बेसिकली बुंदेलखंड में आप देखेंगे तो उसी का एक पार्ट है, और यमुना नदी यहाँ से बहती है। इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत की पूरी श्रृंखला है। इसके दक्षिणी भाग में यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेनाइट की पहाड़ियां भी है। इसके बीच में यहाँ पर कई नदियां हैं। इसके उत्तरी, दक्षिण पूर्वी इस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में कई नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, उसकी सहायक नदियां भी हैं। अब आप देखिए यहाँ पर उत्तरी भाग में ग्रेनाइट जो है वो धीरे धीरे छोटी पहाड़ियों के समूह में तब्दील हो गई है। ललितपुर में देखिए तो बेतवा नदी क्या करती है? तो उत्तरी और पश्चिमी सीमा के रूप में यहाँ पर बेतवा नदी है। उसके अलावा जामनी नदी, बेतवा के बाद आप देखेंगे जामनी नदी है। जामनी भी क्या है? तो बेतवा नदी की एक सहायक नदी है। ये क्या करती है? तो पूर्वी सीमा बनाती है, और धसन नदी जिले की दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है। इसके अलावा यमुना नदी तो यहाँ बही रही है। तो ये विभिन्न नदियां हैं जो ललितपुर से जिनका संबंध है। उन नदियों को आप मैप में भी एक बार जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के कौन कौन से जिले हैं? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। विकल्प बी है हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी। विकल्प सी है टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा। विकल्प डी है केवल देहरादून और हरिद्वार। तो देखिए यहाँ पर विकल्प बी आपका सही है। यहाँ पर 5 जो जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी, ये जिले जो हैं वो किससे लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड के ये जिले लगते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइए किस राज्य के सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं, और साथ साथ उनका नाम भी हो सके तो जरूर मेंशन करें। तो देखिए 5 ये जिले उत्तराखंड के हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, जो कि उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। अंत में हमारी परिपाटी होती है कि हम एक अभ्यास प्रश्न देते हैं और इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। तो अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर देते हैं, वो ये है कि घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? विकल्प आपके सामने है, प्रयागराज, कानपुर, ललितपुर या हरदोई। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।